नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि भारत ने यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को एक इनविटेशन भेजा था अगले साल 26 जनवरी को वो एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर भारत में आए। अब इसी को देखते हुए यहाँ पर उन्होंने इनविटेशन तो एक्सेप्ट किया ही है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर उन्होंने इनवाइट किया है भारत के प्राइम मिनिस्टर को कि वो G7 की जो समिट कंडक्ट होनी है अगले साल यूके के अंदर इंग्लैंड में, वहां पर भारत भी शामिल हो। और यहाँ पर इस तरह के आप आर्टिकल्स देख पाओगे, द गार्डियन है, यूके का डेली है, बोरिस जॉनसन टू विजिट इंडिया इन जनवरी इन बिड टू ट्रांसफॉर्म G7। तो मैं आपको बताऊंगा इस पूरे वीडियो में कि किस तरह से जो बोरिस जॉनसन है, जो यूके है, वो कोशिश कर रहा है कि G7 को एज अ D10 कंट्रीज में एक लार्जर ग्रुप में कन्वर्ट किया जाए। तो ये पूरा मामला है क्या, यहां पर भारत का क्या रोल हो सकता है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब यहां पर भारत ने इन्विटेशन भेजा बोरिस जॉनसन को, तो उनकी तरफ से यहां पर आप देख सकते हो कि रिप्लाई आया है कि एज अ की प्लेयर इन द इंडो पैसिफिक रीजन, यहां पर जो भारत है वो इंडिस्पेंसेबल पार्टनर है यूनाइटेड किंगडम का। यहां पर दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि जॉब्स और ग्रोथ में किस तरह से बढ़ोतरी की जाए, लेकिन इसके साथ साथ यूके और भारत ये भी देखते हैं कि यहां पर जो थ्रेट है सिक्योरिटी को लेकर, हमारे प्लैनेट को लेकर जो खतरा है, उसको यहां पर किस तरह से बचा सकते हैं हम। स्पेशली यहां पर जो इंडिकेशन है आपको जाहिर सी बात है चाइना की तरफ जाता है। इसके अलावा जो डाउनिंग स्ट्रीट है, देखिए डाउनिंग स्ट्रीट क्या है, बेसिकली जो यूके के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं लंदन में, 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहा जाता है, इसीलिए इसको डाउनिंग स्ट्रीट कहते हैं। तो वहां पर क्या है, वहां से एक और बयान आया है कि ये जो विजिट होने वाली है बोरिस जॉनसन की अगले साल भारत में, ये पहला मेजर बायलैटरल विजिट होगा जब से बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और स्पेशली जब से यूरोपियन यूनियन से यूके बाहर हो गया है। तो ये दिखाता है एक तरह से कि जो यूके की प्रायोरिटी है उसमें भारत टॉप मोस्ट कंट्रीज के अंदर आता है। तो ये तो एक हो गया कि इनविटेशन यहां पर लाया गया है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि मेन मुद्दा क्या है यहां पर। तो बोरिस जॉनसन चाहते हैं कि अगले साल जो G7 की मीटिंग होनी है इंग्लैंड के अंदर, उसको ब्रॉडर ग्रुपिंग में कन्वर्ट किया जाए, और इसको बोला जा रहा है 10 लीडिंग डेमोक्रेसीज, मतलब विश्व भर में जो 10 बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, इसी को कहा जा रहा है D10 के तौर पर। तो यहां पर भारत को उन्होंने इन्वाइट किया है ताकि चाइना और बाकी के जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं विश्व भर में, उनको काउंटर किया जा सके। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि इस साल यहां पर जो G7 का समिट है वो भी कंडक्ट होना था, इसको कंडक्ट कराया जाना था यूएस के अंदर, लेकिन इसको कैंसिल कराना पड़ गया। और यहां पर आप देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते थे कि भारत भी इसके अंदर इनवाइट किया जाए, और सेम यही चीज आप देख पाएंगे कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ने भी भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया को भी इनवाइट किया, मतलब कि 3 देशों को यहां पर इनवाइट किया गया है G7 की मीटिंग में। इसके आगे मैं बढ़ूं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी बता देता हूं कि जो G7 कंट्रीज हैं दोस्तों, वो विश्व की सबसे डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर आती हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज के अंदर आती हैं। इसकी शुरुआत होती है बेसिकली 1973 में, जब ऑयल क्राइसिस हुआ था। वो देश जिनके पास ऑयल है, क्रूड ऑयल है, उसकी वजह से जो ऑयल क्राइसिस हमें देखने को मिला था, इसी के तौर पर एज अ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ग्रुप बनकर सामने आया था G7। और पहला समिट कंडक्ट हुआ था फ्रांस के अंदर 1975 में। और यहां पर आप टोटल जो कंट्रीज हैं इसके अंदर आप देख सकते हो, एक है कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, और इसके बाद है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, और यहां पर आप देख पाओगे जापान। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा कि पहले जो रशिया है वो भी इसका पार्ट हुआ करता था, लेकिन 2014 में रशिया को बाहर कर दिया गया था G7 से। मतलब पहले ये G8 हुआ करता था, अब ये G7 हो गया। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड इकोनॉमीज में आती हैं। जैसा कि मैं बताया था, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती हैं ये सभी कंट्रीज। इनके पास गोल्ड रिजर्व हैं काफी अच्छे खासे, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं ये। इसके अलावा यूएन के बजट में भी ये टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो इसी की वजह से जो G7 कंट्रीज हैं काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से क्वेश्चन बनाया है, उसको आप अटेम्प्ट करिएगा वीडियो के एंड में। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि ये जो समिट कंडक्ट कराया जाता है हर साल होता है। इवन जो फ्रांस के अंदर ये समिट हुआ था 24 से 26 अगस्त 2019 में, यहां पर भी फ्रांस ने भारत को इनवाइट किया था। और यहां पर आप देख पाओगे कि 2021 में, अगले साल, ये यूनाइटेड किंगडम में
होना है ये वाला G7 समिट। अब यहां पर क्या होता है कि जो भी कंट्री इसको होस्ट कर रही होती है उसको यहां पर पावर होता है कि 3 और देशों को वो इनवाइट कर सकता है एज अ गेस्ट के तौर पर। और इसीलिए आप देखोगे कि जो यूके है उसने 3 देश को इनवाइट किया है। एक है आपका भारत, फिर दूसरे हैं आपके साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। और यहां पर जो यूके है वो चाहता है कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, डेमोक्रेसीज हैं, उनके साथ मिलकर काम करें, इसीलिए यहां पर इन 3 देशों को इनवाइट किया गया है। अब हम आते हैं D10 के ऊपर। इसकी शुरुआत कहां से होती है? देखिए D10 बेसिकली ये जो नाम है ना, ये आपका जब लॉकडाउन के समय स्पेशली वावे जो अपना 5G का नेटवर्क बिछाने की कोशिश कर रहा था इटली के अंदर, स्पेशली आपको पता होगा, और बाकी के कई सारे यूरोपियन देशों के अंदर, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए यूनाइटेड किंगडम ने ये स्टेप लेने की कोशिश की और यहां पर इसको नाम दे दिया D10 का। मतलब कि वो डेमोक्रेसीज, वो 10 डेमोक्रेसीज जो कि काउंटर कर सकती हैं वावे को, चाइना को। और यहां पर आप देखोगे कि 5G इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजीज को लेकर जो रिलायंस बनता जा रहा था चाइना के ऊपर, मतलब कि निर्भर हो रहे थे लोग चाइना के ऊपर, उससे यहां पर हटकर कुछ काम किया जाए। इसीलिए यूके चाहता था कि ये D10 का जो देश है, समूह है, वो इसके अंदर लाया जाए। और D10 में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक तो जो G7 कंट्रीज हैं वो हैं, इसके अलावा यहां पर ये चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और भारत भी इसके अंदर रहे। तो ये 10 कंट्रीज हो जाएंगे। और यही नहीं, यहां पर आप देख पाओगे कि शुरुआत में ये वाला न्यूज सामने निकल कर आई थी, यूके वांट्स 5G अलायंस ऑफ 10 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया टू अवॉइड रिलायंस ऑन चाइनीज वावे। तो ये तो आपका शुरुआती दौर पर था, लेकिन आगे चलकर अब देखिए क्या हो रहा है कि इट इज गोइंग बियॉन्ड 5G। ये सिर्फ 5G के ऊपर सीमित नहीं रह गया है। यहां पर यूके का कहना है कि ये जो D10 कंट्रीज होंगी, दे विल बी आइडियोलॉजिकली कमिटेड टू कॉम्बैटिंग द मार्च ऑफ अथॉरिटेरियन स्टेट। जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं, स्पेशली नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, उनको एक तरह से काउंटर कर सकेंगी। और जो बाइडन का भी प्लान है, लेट मी टेल यू कि ये सिर्फ यूके का ही नहीं, इसके साथ साथ बाइडन, जो बाइडन है, वो भी चाहते हैं कि इस तरह की डेमोक्रेसीज को साथ में लाया जाए। लेकिन अब देखना होगा कि जो बाइडन का प्लान है डेमोक्रेसीज 10 कंट्रीज को साथ में लाने का, और यहां पर जो यूके बोरिस जॉनसन का प्लान है, क्या ये उसका सब्स्टिट्यूट है या फिर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे? अगर दोनों चीजें साथ में हो तो ज्यादा बेहतर होगा, अगर हम एग्जैक्टली चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, क्या चाइना इससे खुश होगा? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर चाइना लगातार देख रहा है, अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह का अलायंस बन रहा है यहां पर। अब देखना होगा कि चाइना इसके ऊपर क्या रुख अपनाता है, लेकिन डेफिनेट सी बात है चाइना खुश नहीं होगा। इनफैक्ट मैं आपको यहां पर आर्टिकल भी दिखाता हूं जो ग्लोबल टाइम्स है। ऑब्वियस सी बात है ये चाइना का माउथपीस है, जो भी चाइना की सरकार कहती है वही ग्लोबल टाइम्स के द्वारा लिखा जाता है। तो यहां पर आप देखोगे कि जब ये चर्चा चल रही थी 5G को लेकर, D10 कंट्रीज को लेकर, तो यहां पर इसका बयान आया था कि D10 5G क्लब एन आउटडेटेड आइडिया विथ कोल्ड वॉर माइंडसेट। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर उसको पूरी तरह से रिजेक्ट किया जा रहा है चाइना के द्वारा D10 कंट्रीज को लेकर। इनफैक्ट आपको पता है कि यूएस के अंदर जो नए प्रेसिडेंट आने वाले हैं, जो बाइडन, उनके जो अलाइज हैं, उनके जो सलाहकार हैं, उनका भी ये मानना है कि अगर हमें चाइना को काउंटर करना है तो एक इस तरह की डेमोक्रेसीज को और जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनको साथ लाना होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो बाइडन के द्वारा भी ये माना जा रहा है कि चाइना बेसिकली क्या करता है कि जो अलग अलग डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां पर पैसे देने की कोशिश करता है, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करता है, जिसकी वजह से वो लोग डेट में आ जाते हैं। अफ्रीका के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया में, एशिया, साउथ एशिया के अंदर आप देखिए, श्रीलंका के अंदर कई जगह ऐसी चीजें देखने को मिली हैं। यहां पर जो चाइना है वो रूल बेस्ड ऑर्डर को रिप्लेस करना चाहता है अथॉरिटेरियन टेक्नोलॉजीज के थ्रू, अथॉरिटेरियन रूल के थ्रू। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि जो D10 है वो इनफॉर्मली ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। जी हां, जो D10 कंट्रीज मैंने आपको बताया, G7 प्लस ये जो 3 देश हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी यूएस के अंदर वहां की जो थिंक टैंक है स्कोक्राफ्ट सेंटर, ये स्कोक्राफ्ट सेंटर बेसिकली क्या है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स की जो सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी है, उसके ऊपर यहां पर जो है एक तरह से सलाहकार के तौर पर काम करती है यूएस गवर्नमेंट के लिए। तो यहां पर यूएस को लेकर जो भी नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है, किस तरह से अलग अलग कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, उसको लेकर ऑलरेडी स्कोक्राफ्ट सेंटर काम कर रहा है यूएस के अंदर। अब ये पहली बार होगा कि जब ये D10 कंट्रीज फॉर्मल तरीके से हाईएस्ट लेवल की मीटिंग यहां पर करेंगे, तो ये काफी बड़ी चीज होगी देखने वाली। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा है। यहां पर जो क्रिटिक्स हैं D10 के, उनका यह मानना है कि अगर हमें चाइना को एक्चुअल में यहां पर काउंटर करना है और रियलिस्ट होना है तो यहां पर हमें चाइना के साथ मिलकर काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम चाइना को बाहर कर सकते हैं, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है। जैसे कि एनवायरमेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गया,
आज के डेट में चाइना सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। अगर हम उसको बाहर रखकर काम करेंगे, चाहे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो, कोई भी चीज हो, तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा? प्रोबेबली क्रिटिक्स का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर हमें एक्चुअल में चाइना को काउंटर करना है तो उसके साथ ही मिलकर कुछ ना कुछ ऐसी तरकीब निकालनी होगी ताकि यहां पर जो चाइना का विस्तार है वो रोका जा सके। तो ये हमने बात कर ली। इसके अलावा एक और चीज मैं लास्ट में जाने से पहले आपको बता दूं कि वैक्सीन का भी एंगल आता है। लेट मी टेल यू, क्योंकि भारत यूके के इनवाइट पर जा रहा है तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा हमेशा से यह बोला गया है कि जो भारत है, और स्पेशली रिसेंट टाइम्स में यह बताया गया है यूके के द्वारा कि भारत को एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड देखा जाता है, क्योंकि जितनी भी वैक्सीन क्रिएट होती हैं, बनाई जाती हैं एक्चुअली में पूरे विश्व भर के अंदर, उसमें से 50% वैक्सीन जो है वो अकेले भारत के अंदर बनाया जाता है। जी हां, और इनफैक्ट जो यूके की वैक्सीन डेवलप की जा रही है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका, वहां पर 1 बिलियन डोजेस से भी ज्यादा भारत के अंदर जो आपका सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे के अंदर, वहां पर मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो यह भी एक एंगल आता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो घनिष्ठता है, जो क्लोजनेस है यूके और भारत के अंदर, इसका भी एक कारण हो सकता है पास आने का। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था, जो रिसेंट इवेंट हुआ है, यूके ने जो इन्वाइट किया है भारत को G7 को लेकर, ये किस लिए हुआ है, क्या पर्सपेक्टिव है, ये सब कुछ आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था G7 के बारे में 3 स्टेटमेंट है। लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।